इस बार का मोदी कैबिनेट विस्तार पुराने विस्तार से अलग। विस्तार से पहले मोदी कैबिनेट से कुछ पुरानों की विदाई भी। आखिर पीएम मोदी के कैबिनेट विस्तार के पीछे की असली वजह क्या है? नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव और डीआरएन में आज बात कर रहे हैं मोदी कैबिनेट के विस्तार और विस्तार के पीछे की असली वजह पर। इस समय आप मीडिया में केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार की खबरें देख रहे होंगे और इसे लेकर कई तरह के अनुमान और आकलनों के बारे में भी आपने सुना होगा। आपको हर बार की तरह आकलनों में यह भी बताया गया होगा कि किन किन नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में जगह मिल सकती है। इससे पहले ही 73 वर्षीय केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया जा चुका है। वो राज्यसभा में लीडर ऑफ द हाउस भी थे। लेकिन आज इससे आगे बढ़कर आपको ये बताएंगे कि इस मंत्रिमंडल के विस्तार के पीछे का असली विचार क्या है और ये मंत्रिमंडल कैसे भारत में राजनीतिक परंपराओं को पूरी तरह बदल दिया। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार से पहले सहकारिता विभाग का गठन भी किया गया, जो नया मंत्रालय भी है। इसके पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य सहकार से समृद्धि करना है। साथ ही इसे सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए अलग प्रशासनिक, कानूनी, नीतिगत ढांचा उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं सहकारी मंत्रालय सहकारिता के लिए कारोबार को आसान बनाएगा। इसके तहत सभी राज्यों में सहकारी समितियों का विकास भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में यह उनका पहला मंत्रिमंडल विस्तार है। कुछ मीडिया सूत्रों का कहना है कि ये अब तक का सबसे युवा मंत्रिमंडल है। साथ ही महिलाओं को भी भूमिका दी गई और प्रशासनिक अनुभव वाले सांसदों को भी खास तरजीह में रखा गया। वहीं पिछड़ों को भी मोदी मंत्रिमंडल में विशेष भूमिका मिली। साथ ही आपको यह भी बता दें कि कैबिनेट विस्तार से ठीक पहले एक और बड़ा फैसला लिया गया, जिसमें लोक उद्यम विभाग को वित्त मंत्रालय के अंतर्गत लाया गया है, जो कि पहले भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन काम करता था। अब लोक उद्यम मंत्रालय की जगह उसे सिर्फ भारी उद्यम मंत्रालय कहा जाएगा। इसके साथ ही मोदी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल किया गया, जहाँ मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। उन्हें लंबे समय से बीमार होने के चलते हटाया गया। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही कुछ अन्य विभागों से इस्तीफा लिया गया। अब आपको एक एक करके मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी हर बातें हम बताते हैं। आप सबको पता है कि मंत्रिमंडल विस्तार आज हुई, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पिछले कुछ दिनों से लगातार बैठक की। इसके अलावा इन बैठकों में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल रहे थे। अब हम मंत्रिमंडल विस्तार को कुछ खास बिंदुओं को बताते हैं। पहली बात यह कि कैबिनेट विस्तार में ओबीसी समुदाय को ध्यान में रखा गया और इस विस्तार के बाद प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल में कई नेता ओबीसी से शामिल हुए और इतिहास में ये पहली बार ऐसी सरकार होगी जिसमें ओबीसी को इतना बड़ा प्रतिनिधित्व मिला और इसलिए आप इसे देश की पहली ओबीसी सरकार भी कह सकते हैं। वैसे तो भारत की जनगणना में ओबीसी की कोई कैटेगरी नहीं है, लेकिन वर्ष 1980 में मंडल कमीशन ने अपने रिपोर्ट में बताया था कि भारत की 52% आबादी ओबीसी समुदाय से है। तब मंडल कमीशन ने देश की 1257 उपजातियों को ओबीसी में रखा था। इसके बाद वर्ष 2007 में नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने भी एक रिपोर्ट पेश की थी और देश में ओबीसी समुदाय की आबादी लगभग 41% बताई थी। दूसरी बात, कैबिनेट विस्तार में देश के दलित और आदिवासी समुदाय को भी पूरा प्रतिनिधित्व मिला। तीसरी बात, मंत्रिमंडल विस्तार कुछ इस तरह हुआ कि देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसमें प्रतिनिधित्व का मौका मिला, यानी हर राज्य से एक या एक से अधिक नेता मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हैं। अभी देश में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वहीं चौथी बात यह कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद उम्र के हिसाब से ये अब तक की देश की सबसे यंगेस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बन गई है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद इस सरकार में मंत्रियों की औसत आयु सबसे कम है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में युवाओं की आबादी 65% है और इस हिसाब से अब देखें तो ये सरकार देश के युवाओं को भी प्रतिनिधित्व करेगी। अब तक आप सोच रहे होंगे कि पीएम मोदी के मंत्रिमंडल विस्तार का उद्देश्य आखिर क्या है। तो आपको बता दें कि वर्ष 1861 में अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, लेकिन वो एक बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए थे और अपने जीवन में सिर्फ 1 वर्ष तक ही स्कूल जा सके थे। वो आगे इसलिए नहीं पढ़ सके क्योंकि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। हालांकि गरीबी को उन्होंने अपनी शिक्षा के सामने रुकावट नहीं बनने दिया और खुद से घर बैठकर पढ़ने लगे। उन्होंने परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए कई तरह की नौकरियां भी की। वो पोस्ट मास्टर रहे, एक दुकान पर भी नौकरी और सरकारी सर्वे
का भी काम किया। इस तरह से वो संघर्ष करते करते एक दिन वकील बन गए और वर्ष 1861 में अमेरिका के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर भी पहुंचे। हालांकि जब वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने और उन्होंने वहां दास प्रथा को खत्म करने की कोशिश की और गरीबों के लिए योजना लेकर आए, तो अमेरिका के अमीर लोग और एलिट क्लब उनके खिलाफ चला गया। इनमें वो जमींदार भी थे जो उस समय अमेरिका में दास प्रथा को कायम रखना चाहते थे। तब ये लोग सोचते थे कि एक गरीब अमेरिका का राष्ट्रपति कैसे बन गया। हमें लगता है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जो बचपन में रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते हुए देश के प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे। बड़ी बात यह है कि अब्राहम लिंकन ने एलिट क्लब के विरोध के बाद भी घुटने नहीं टेके और दास प्रथा को खत्म करके माने। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में भी आपको यही उद्देश्य इस बार नज़र आ सकता है। इसी तरह हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए D3 का स्पेशल प्रोग्राम DRN।